हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो 12th सिलेबस का तो बहुत पुराना चैप्टर है, ओके। और बोर्ड में 100% इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है। मैक्सिमम 12 से 15 मार्क का वेटेज इसका रहेगा, ओके। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, टोटली बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज तो आपको पता है, ओके। तो टोटली जर्नल एंट्री पे बेस ये चैप्टर है। अब इसमें क्या क्या होता है, कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जर्नल एंट्रीज होते हैं, चलिए हम सब देखते हैं, ओके। यहाँ पे हम एक केस देखते हैं कि एक सेलर है मिस्टर विराज और एक बायर है मिस्टर श्याम, ओके। हम एक ऐसे एज्यूम करते हैं कि आप किसी शॉप में गए, आपने गुड्स परचेज किया और ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया, क्लियर है। तो उस सेलर के साथ आपका कुछ रिलेशन तैयार हुआ क्या? नहीं, क्योंकि पैसा दे दिया, बात खत्म, ओके, कोई रिलेशन नहीं। बट यहाँ पे ये जो मिस्टर श्याम है, ये मिस्टर विराज से गुड्स परचेज करते हैं, ओके। हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि मिस्टर विराज का गारमेंट शॉप है, ओके। 1000 रुपीज के हिसाब से वो एक शर्ट सेल करते हैं। तो मिस्टर श्याम आए और बोले कि मुझे 100 शर्ट चाहिए, कितने? 100 शर्ट चाहिए। तो 1000 के हिसाब से 1 लाख रुपए का बिल बनेगा, ओके। तो 1 लाख के गुड्स मिस्टर श्याम मिस्टर विराज से परचेज करते हैं, ओके। मिस्टर विराज ने गुड्स दे दिए उनको। मिस्टर श्याम क्या बोलते हैं कि मैं पैसे अभी नहीं दे सकता, मुझे 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दीजिए, ओके, 3 महीने बाद में पेमेंट करूंगा। मिस्टर विराज बोलते हैं कि भाई 1 लाख रुपए के गुड्स तो बिक रहे हैं, ठीक है, 3 महीने बाद पेमेंट दे देना, ओके। बट इतने सिंपल होगा क्या? नहीं, ओके। यहाँ पे मिस्टर विराज मिस्टर श्याम को गुड्स तो दे दिए, ओके, बट उसके बदले में एक डॉक्यूमेंट साइन करके लेंगे मिस्टर श्याम से, क्लियर है, ओके। चलिए देखिए, यहाँ पे जब मिस्टर विराज ने गुड्स बेचे श्याम को, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक रिलेशन तैयार हुआ। उस रिलेशन को कहते हैं डेटर एंड क्रेडिटर। क्या? डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है और क्रेडिटर मतलब जिसे पैसा देना है, क्लियर है, ओके। यहाँ पे मिस्टर श्याम से पैसे लेने हैं तो वो बन गए डेटर, और मिस्टर विराज को पैसे देने हैं तो वो बन गए क्रेडिटर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मिस्टर विराज क्या बोलेंगे कि मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, ओके, एक पेपर पे मैं लिख के देता हूँ कि मैं मिस्टर श्याम से पैसे लेने वाला हूँ, ओके। तो यहाँ पे मिस्टर विराज ने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसपे उनका नाम, उनका एड्रेस और यहाँ पे मैटर में लिखा कि मिस्टर श्याम मुझे 3 महीने बाद 1 लाख रुपए देने वाले। आई बात समझ में? ओके। और इस पे मिस्टर विराज ने अपना साइन दे दिया। तो इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का एज सच कोई मीनिंग नहीं होता है, ओके। क्यों नहीं होता है? एक एग्जाम्पल लीजिए कि मैंने आपको चेक दिया, ओके, मैंने आपको चेक दिया 50,000 रुपीज का, ओके। आपका नाम लिख दिया, अमाउंट लिख दिया और नंबर्स में भी अमाउंट लिख दिया, ओके। आपको 50,000 का चेक दे दिया। क्या वो चेक क्लियर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस पे मेरा साइन नहीं है। समझ में आई? ओके। तो जब तक उस चेक पे मेरी साइन नहीं होती तो उस चेक का कोई मीनिंग नहीं होगा, क्लियर, ओके। तो इसका मतलब जब तक पैसे देने वाले का उस डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं होता तब तक उस डॉक्यूमेंट का कोई मीनिंग नहीं होता। सेम यहाँ पे पैसे देने वाला कौन है? मिस्टर श्याम। जब तक उसके इस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर नहीं होते तब तक इस डॉक्यूमेंट का कोई मीनिंग नहीं है। अब ये जो ड्राफ्ट है मिस्टर विराज देगा मिस्टर श्याम को, ओके।
मिस्टर श्याम चेक करेगा सब सही लिखा है क्या, नहीं तो 1 लाख के बदले 2 लाख लिख देगा तो, है ना, समझ गए कि नहीं। तो पूरा चेक करेगा और इस पे एक्सेप्टेंस देगा। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्टेड करके एक स्टैंप मारेंगे और उसके नीचे अपनी सिग्नेचर देंगे। क्लियर है? ओके, एक्सेप्टेड करके एक स्टैंप लगाएंगे और उसके नीचे अपनी एक सिग्नेचर देंगे। क्लियर है? अब इसका कन्वर्जन हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। अब इसका कन्वर्जन हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। अब इस ड्राफ्ट के उस पेपर को एक मीनिंग पैदा हुआ। क्लियर है? समझ गए? तो ये मीनिंग कब होगा कि जब मिस्टर श्याम इस पे एक्सेप्टेंस देगा। क्लियर है? अब एक्सेप्टेंस देने के बाद ये डॉक्यूमेंट उसने रिटर्न दे दिया मिस्टर विराज को। ऑफ कोर्स सेलर ही रखेगा। ओके, अगर बायर ने रखा और 3 महीने बाद उसने कुछ फाड़ के फेंक दिया, काय का पैसा भाई, मुझे तो नहीं पता, क्या प्रूफ है ना। तो ये प्रूफ कौन रखेगा? सेलर रखेगा। तो जब ये डॉक्यूमेंट ड्रॉ हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ, तब उनका जो पुराना रिलेशन था, दैट इज डेटर एंड क्रेडिटर, ये खत्म हो गया। ओके, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे उनका एक नया रिलेशन तैयार होता है। ये क्या है कि जो पर्सन जिसने ये बिल बनाया है, ओके, उसे कहते हैं ड्रॉवर। क्या कहेंगे? ड्रॉवर। ओके, और जो पर्सन जिसने ये बिल एक्सेप्ट किया है उसे कहेंगे ड्रॉई। क्या कहेंगे? ड्रॉई। क्लियर है? जिसने ये बिल ड्रॉ किया, तो इसने कहा, यहां पे किसने बिल ड्रॉ किया है? मिस्टर विराज ने। तो इसे हम कहेंगे ड्रॉवर। और बिल एक्सेप्ट किसने किया? मिस्टर श्याम ने। तो वो हो गए ड्रॉई। क्लियर है? समझ में आई ये बात? अब 3 महीने तक ये बिल मिस्टर विराज अपने पास रखेंगे। तो जब इसकी अकाउंटिंग का टाइम आएगा तो मिस्टर विराज यानी कि ड्रॉवर इस बिल को लिखेंगे अपने बुक में बिल्स रिसीवेबल के नाम पे। बिल्स रिसीवेबल के नाम पे। बिल्स रिसीवेबल मतलब बिल का पैसा लेने का बाकी है, तो इसलिए ड्रॉवर ने लिखा बिल्स रिसीवेबल। और सेम यही बिल का 3 महीने तक ड्रॉई मिस्टर श्याम क्या बोलेगा? मुझे इसका पैसा देना है, तो वो लिखेंगे बिल्स पेएबल। समझ में आया? ड्रॉवर के लिए इस बिल का पैसा रिसीवेबल है, इसलिए वो लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। और ड्रॉई के लिए इस बिल का पैसा पेएबल है, इसलिए वो लिखेंगे बिल्स पेएबल। बिल एक ही है बट दोनों का नजरिया अलग है। ड्रॉवर बोलेगा कि मुझे रिसीवेबल है, इसलिए वो बिल्स रिसीवेबल लिखेगा। ड्रॉई बोलेगा कि मुझे ये बिल पेएबल है, इसलिए वो बिल्स पेएबल लिखेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? आगे बढ़े। तो 3 महीने बाद, 3 महीने तक ये बिल मिस्टर विराज ने अपने जेब में रखा होगा, कबर्ड में रखा होगा, किधर भी रखा होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। 3 महीने बाद ड्रॉवर जाएगा ड्रॉई के पास पैसे लेने के लिए। ओके, यहाँ पे हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि 1 अप्रैल को इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ था, तो 1 अप्रैल को ये बिल बनाया गया था। 1 अप्रैल को ये बिल बनाया गया था। ओके, 3 महीने बाद मिस्टर विराज शाम के पास जाएंगे और बोलेंगे भाई पैसा दे दे। तो 3 महीने बाद डेट क्या होगा? मई, जून, जुलाई, 1 जुलाई। ओके, चलो जो डेट होगा 3 महीने बाद मिस्टर विराज मिस्टर श्याम के पास पैसे लेने के लिए पहुंच गए। अगर मिस्टर श्याम ने इस बिल का पेमेंट दे दिया, अगर मिस्टर श्याम ने यानी ड्रॉई ने इस बिल का पेमेंट दे दिया, तो इसे कहते हैं बिल ऑनर्ड होना। बिल क्लियर हो गया, बिल ऑनर्ड हो गया। और अगर बिल का पैसा नहीं दे पाते हैं तो उसे कहेंगे बिल डिसऑनर्ड होना। सिंपल था। 3 महीने बाद अगर पैसे मिले तो बिल ऑनर्ड, नहीं मिले तो बिल
डिसऑनर्ड। क्लियर, बहुत सिंपल। अब जो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स देखे, मतलब जो भी मीनिंग्स वगैरह देखे, वो अभी हम इसमें टर्म्स में देखेंगे। ओके, क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर, ड्रॉई, इन सब के डेफिनेशन देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए डेफिनेशंस देखते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है। इस एक्ट के अंदर 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक एंड प्रोमिसरी नोट। ओके, याद रखना ये पॉइंट। अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन अ writing contain a unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument। चलिए मीनिंग वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है। ओके, राइटिंग कंटेंट जो लिखित रूप में है। ओके, जो लिखा हुआ है। ओके, ये लिखा हुआ है ड्रॉवर ने। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ये एक ऑर्डर देता है। किसने ऑर्डर दिया पेमेंट का? तो ड्रॉवर ने ड्रॉई को ऑर्डर दिया है। इसमें ऐसा जो लिखा होता है सेंटेंस, इट्स काइंड ऑफ ऑर्डर। ओके, साइन बाय द मेकर, जिसपे मेकर ने साइन किया है, मतलब ड्रॉवर ने साइन किया है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ओके, तो एक पर्सन को वो डायरेक्ट कर रहा है, निर्देशित कर रहा है। ओके, बोल रहा है कि तुम मुझे पैसे देने वाले हो। ओके, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, मतलब वो मुझे पैसे देने वाले हो, या फिर, ये पॉइंट ठीक से सुनना, ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन मतलब क्या? मुझे पैसे देने वाले हो या फिर मेरी जगह पे कोई और भी पर्सन आ सकता है। ओके, क्लियर है? सर्टन पर्सन, ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन मतलब मेरी जगह पे कोई और भी आ सकता है। और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और टू द बेयरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जिसके हाथ में ये बिल होगा। बेयरर यानी जिसने वो बिल पकड़ा है। ओके, जिसके हाथ में वो बिल होगा उसे तुम पैसे दे देना। क्लियर है? मतलब ये एक डॉक्यूमेंट है जो राइटिंग फॉर्म में है और इसमें एक ऑर्डर लिखी हुई है जिसपे मेकर ने साइन किया है और एक पर्सन को डायरेक्ट कर रहा है कि तुम मुझे पैसे देने वाले हो, या फिर मेरी जगह पे कोई और पर्सन भी आ सकता है, या जिसने वो बिल अपने हाथों में पकड़ा है, या फिर जिसके हाथ में वो बिल है तुम उसे पैसे दे देना। क्लियर है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर उसके बाद हमने देखा ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब कौन? जो बिल बनाता है। ड्रॉवर इज अ पर्सन who draws or make a bill and sign on it. He is a creditor. तो हमने पहले देखा था कि ये मिस्टर विराज क्रेडिटर थे। ओके, नेक्स्ट ड्रॉई। ड्रॉई मतलब जिस पे बिल ड्रॉ किया गया है, जिस पे बिल ड्रॉ किया गया है। ड्रॉई इज द पर्सन ऑन whom the bill is drawn, मतलब ड्रॉई जो व्यक्ति है जिस पे बिल ड्रॉ किया गया है। ओके, he is accept the bill, वो बिल एक्सेप्ट करता है, and he is a debtor, और वो डेटर होता है पहले। क्लियर है? इसके बाद है पेई। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पेई तो कुछ देखा नहीं, पेई नाम का कुछ, तो ठीक से सुनिए पेई क्या होता है। तो पेई इज अ पर्सन टू whom the payment is to be made। पेई एक ऐसा आदमी है जिससे पैसा देना है। ओके, मतलब जो ड्रॉई से पैसा कलेक्ट करेगा, या फिर ड्रॉई जिसे पैसे देगा वो पेई होगा। तो समझ में आया? कंफ्यूजन होगा तो फिर से सुनिए। ड्रॉई जिसे पैसे देगा या फिर ड्रॉई से जो पैसे रिसीव करेगा वो पेई होगा। जैसे कि हमारे कंडीशन में विराज खुद गया था ड्रॉई के पास, शाम के पास, ओके, पैसे लेने के लिए, तो विराज ही पेई होगा। ओके, विराज ही पेई होगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन में हमने देखा था कि ड्रॉवर बोलता है कि मुझे पैसे पे करो या फिर मेरी जगह पे कोई और पर्सन भी आ सकता है।
तो अगर कोई और पर्सन आया तो वो पेई होगा। क्लियर है? अगर ऑन द डे ऑफ पेमेंट विराज अवेलेबल नहीं होगा, उसने अपने दोस्त को वो बिल दिया और बोला कि जाके ये पैसे शाम से कलेक्ट कर लेना, तो वहां पे पेई कौन हो गया? उसका दोस्त। क्लियर अब ये बात? ओके, आगे आगे हम पढ़ेंगे पेई कौन से हैं। ओके, नेक्स्ट, डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ किया जाता है उसे डेट ऑफ बिल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे केस में हमने कौन से दिन बिल ड्रॉ किया था मतलब बनाया था 1 अप्रैल को। ओके, तो 1 अप्रैल हमारा हुआ डेट ऑफ बिल। फिर इसके बाद अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल 1000 रुपए के एक शर्ट के हिसाब से 100 शर्ट्स लिए थे मिस्टर श्याम ने। ओके, तो 1 लाख रुपए का बिल हुआ था, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ बिल मतलब जिस अमाउंट पे वो बिल ड्रॉ किया जाएगा उसे अमाउंट ऑफ बिल। क्लियर? ओके, आगे बढ़े। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ मेच्योरिटी और ड्यू डेट ऑफ द बिल। ओके, ड्यू डेट मतलब जिस दिन बिल का पैसे मिलने वाले हैं, बिल के पैसे मिलने वाले हैं ड्रॉवर को, उसे कहते हैं डेट ऑफ बिल, सॉरी ड्यू डेट ऑफ बिल। The date on which bill falls due for payment is known as a date of maturity or due date. ओके, तो चलो हम अपना एग्जांपल याद कीजिए। 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ किया था और 1 जुलाई आते ही मिस्टर विराज अपने ड्रॉई शाम को फोन करेंगे कि भाई शाम, मैं पैसे लेने के लिए आ रहा हूँ, 3 महीने बीत चुके हैं। शाम बोलेगा अच्छा 3 महीने बीत चुके हैं, एक काम करो मुझे 3 दिन एक्स्ट्रा दे दो कैश अरेंजमेंट के लिए। ओके, क्या बोला मिस्टर श्याम? मुझे 3 दिन एक्स्ट्रा दे दो, किस बात के लिए? कैश अरेंजमेंट के लिए, पैसे देने ना, उस पैसे के अरेंजमेंट के लिए 3 दिन एक्स्ट्रा दे दो। तो 3 दिन हमने उसको जो एक्स्ट्रा दिया, उस 3 दिन को कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस। ग्रेस डेज मतलब बढ़ाया हमने, 3 दिन का पीरियड बढ़ाया। 3 एक्स्ट्रा डेज अलाउड बाय द लॉ। लॉ मतलब उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ही बोला है कि 3 दिन एक्स्ट्रा देना है। ओके, अबव द टर्म ऑफ बिल टू द ड्रॉई। टर्म ऑफ बिल मतलब वो 3 महीने का जो टर्म था उसके ऊपर 3 दिन की मोहलत हमने उसे ज्यादा दे दी। In order to make a arrangement of payment of amount of the bill is known as days of grace. पेमेंट के अरेंजमेंट के लिए जो एक्स्ट्रा 3 दिन थे उसने दिए, उसे डेज ऑफ ग्रेस कहा जाता है। क्लियर है? तो इसकी वजह से यहाँ पे 2 ड्यू डेट तैयार हुए। ठीक से देखिए, 2 ड्यू डेट कौन से? पहला तो नॉमिनल ड्यू डेट और दूसरा लीगल ड्यू डेट। ओके, क्लियर है? ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा कौन सा नॉमिनल ड्यू डेट है, कौन सा लीगल ड्यू डेट है। तो ठीक तरीके से सुनिए। नॉमिनल ड्यू डेट मतलब a date which is calculated without adding days of grace to the period of bill is known as nominal due date. मतलब 3 दिन के ग्रेस पीरियड को ऐड किए बिना जो डेट आएगा उसे नॉमिनल ड्यू डेट कहा जाता है। समझे? चलो हम अपना एग्जांपल देखते हैं। बिल कौन से दिन ड्रॉ किया था हमने? 1 अप्रैल। ओके, एज्यूम करते हैं 1 अप्रैल 2019, जिसमें हमने 3 मंथ्स क्रेडिट पीरियड दिया था। ओके, तो टर्म ऑफ बिल कितना था? 3 मंथ्स। तो 1 अप्रैल से लेके 3 मंथ आगे, तो जो डेट आएगा 1 जुलाई 2019, ये होगा अपना नॉमिनल ड्यू डेट। समझ में आया? 1 अप्रैल मतलब डेट ऑफ बिल प्लस टेन्योर। ओके, टेन्योर ऑफ बिल, उसको ऐड करने के बाद जो भी डेट आएगा उसे नॉमिनल ड्यू डेट कहेंगे। क्लियर है? और लीगल ड्यू डेट, अ डेट विच इज अराइव्ड एट आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस टू नॉमिनल ड्यू डेट इज नोन एज लीगल ड्यू डेट। ओके, मतलब जो नॉमिनल ड्यू डेट आया था उसमें 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट आएगा वो लीगल ड्यू डेट होगा। सिंपल है? ओके, जैसे देखिए 1 अप्रैल को हमने बिल ड्रॉ किया जिसमें 3 महीने का हमने क्रेडिट पीरियड दिया।
अब इसमें और 3 दिन ऐड करने के बाद, 3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद जो डेट आएगा वो नॉमिनल ड्यू डेट होगा। तो मुझे बताइए, यहां तक 1 अप्रैल प्लस 3 महीना, यहां तक का आंसर क्या था? 1 जुलाई। 3 दिन ऐड करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। तो ये 4 जुलाई हो गया लीगल ड्यू डेट। क्लियर है? नॉमिनल ड्यू डेट मतलब डेट ऑफ बिल प्लस पीरियड ऑफ द बिल। लीगल ड्यू डेट मतलब डेट ऑफ बिल प्लस पीरियड ऑफ द बिल प्लस 3 ग्रेस डेज। क्लियर? समझ में आया? अब हम यहाँ पे कुछ ड्यू डेट के कैलकुलेशन देखेंगे। बहुत सिंपल है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, चांसेस बहुत है। ओके, आप एक बार अच्छे से नोटबुक में ये सारे नोट डाउन कीजिए, साथ में कीजिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, देखिए, डेट ऑफ बिल, टेन्योर ऑफ द बिल मतलब पीरियड ऑफ द बिल एंड ड्यू डेट। अब यहाँ पे कौन सी ड्यू डेट बोलनी है? तो मैं बोलता हूँ डायरेक्टली लीगल ड्यू डेट मुझे बता दीजिए आप। ओके, डायरेक्टली लीगल, ये ड्यू डेट मतलब डायरेक्टली लीगल ड्यू डेट बता दीजिए। ओके, चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 1 अप्रैल 2018, टेन्योर ऑफ द बिल 3 मंथ्स। तो देखो हमने यहीं पे कैलकुलेट किया था 1 अप्रैल 3 महीने, तो अपना आंसर क्या आना चाहिए? 4 जुलाई। सिंपल है, बस यहाँ पे साल अलग है, 4 जुलाई 2018। ओके, क्लियर है? बहुत सिंपल था। नेक्स्ट आप भी ट्राई कीजिए, 13 मई 2017। ओके, 2 मंथ्स। चलिए वीडियो यहाँ पे पॉज कीजिए और ये ड्यू डेट फाइंड कीजिए, डायरेक्टली लीगल ड्यू डेट 3 दिन ऐड करके। ओके, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। तो किया ट्राई? हाँ, ऑनेस्टली एकदम दिल पे हाथ रख के। हाँ, आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्या आंसर आया आपको? 13 मई प्लस 2 मंथ्स, मई, जून एंड जुलाई। ओके, तो ये 2 महीने कंप्लीट हो गए। तो 13 जुलाई को 2 महीने कंप्लीट प्लस 3 एक्स्ट्रा डेज, ग्रेस डेज, 16 जुलाई 2017। ओके, आपका ये आंसर सही था या गलत था? आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब अगला आंसर, अगला सवाल, 30 नवंबर 2018। हाँ, 30 नवंबर 2018, 3 मंथ्स। ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो और ट्राई कीजिए। क्या आया? चलिए देखते हैं। 30 नवंबर 3 मंथ्स, 3 मार्च। मुझे कमेंट में बताइए आपका आंसर सही था या गलत था? 3 मार्च। कैसे आया 3 मार्च? अगर किसी को डाउट होगा तो ठीक से देखिए। 30 नवंबर, ओके, 30 नवंबर प्लस 3 महीने, 30 नवंबर से 30 दिसंबर 1 महीना हुआ, 30 दिसंबर से 30 जनवरी 2 महीने हुए, 30 जनवरी से फरवरी में तो 30 दिन होते ही नहीं है। ओके, तो हम फरवरी 2019 में, ओके, वैसे फरवरी में 28 डेज होते हैं। ओके, तो 28 ये हम डेट लेंगे और वहां पे एज्यूम करेंगे कि अपने 3 महीने कंप्लीट हुए। समझ में आया? ओके, फरवरी में 30 दिन नहीं होते, तो लास्ट डे ऑफ फरवरी क्या है? 28 फरवरी। ओके, तो वहां पे हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि अपने 3 महीने कंप्लीट हो गए। उसके बाद 3 एक्स्ट्रा डेज, 1 मार्च, 2 मार्च एंड 3 मार्च, 3 मार्च। समझ में आया? क्लियर? पक्का? आप कमेंट में लिखिए आपका आंसर सही था या गलत था। अगला ट्राई कीजिए, 28 दिसंबर 2019, 2 मंथ्स। चलिए पॉज कीजिए और आंसर लिखिए, ट्राई कीजिए। क्या आया? 28 दिसंबर और 2 मंथ्स। आंसर आया 2 मार्च, 2 मार्च 2020। सही था या आंसर गलत था? देखिए 28 मार्च, 28 मार्च 2019 से आगे 1 महीना 28 जनवरी 2020। ओके, तो 28 जनवरी से 1 महीना आगे
28 फरवरी 2020, 28 दिन तो होते ही है ना, तो 28 फरवरी 2020 को अपने 2 महीने कंप्लीट हुए। क्लियर है? याद तो कुछ डाउट? 2 महीने कंप्लीट हुए, बट 2020 इज अ लीप ईयर जिसमें 29 डेज है। समझ रहे हो? 2020 इज अ लीप ईयर जिसमें 29 दिन होते हैं फरवरी में। तो 28 फरवरी को अपने 2 महीने कंप्लीट हुए प्लस 3 दिन, 29 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च। ओके, तो यहाँ पे आंसर आया आपका 2 मार्च। क्लियर है? समझ में आया कैसे आया आंसर? ओके, चलिए नेक्स्ट ट्राई कीजिए। 12 जून 2017, ओके, 2 मंथ्स। ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल है। क्या आंसर आया? 15 अगस्त। चलो देखते हैं। अरे 14 अगस्त, कैसे? तो सुनिए कैसे। ओके, 12 जून से 2 महीने आगे जुलाई अगस्त, 12 अगस्त और 3 दिन एक्स्ट्रा, 13 अगस्त, 14 अगस्त एंड 15 अगस्त। बस 15 अगस्त को पब्लिक हॉलीडे रहता है, इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो ये नोट पढ़िए क्या है। इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडे, द पेमेंट ऑफ द बिल इज टू बी मेड ऑन प्रीसीडिंग वर्किंग डेज। प्रीसीडिंग मतलब पिछला वर्किंग डे जो भी रहेगा उस दिन आपको पेमेंट लेना है। कब? अगर ड्यू डेट आपका पब्लिक हॉलीडे पे आता है तो। क्लियर है? अगर आपका ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे पे आया तो 15 अगस्त इज अ पब्लिक हॉलीडे, तो उससे पहले वाला जो वर्किंग डे रहेगा उसको हम पेमेंट लेंगे। सिंपल है। ओके, देखिए 12 जून से 2 महीना आगे प्लस 3 दिन 15 अगस्त आया था। ओके, एक बात याद रखिए, एज्यूम कीजिए आप 12 जून के दिन पे खड़े हैं। ओके, आपने बिल बनाया 2 महीने का, तो आप ऑन द स्पॉट ड्यू डेट फाइंड कर सकते हो। 12 जून, 2 महीने, जुलाई अगस्त 3 दिन, 13 14 15, अरे 15 अगस्त। तो 12 जून के दिन पे ही हमें पता है कि आने वाले ड्यू डेट पे छुट्टी होने वाला है। समझ रहे हो? 12 जून को ही हमें पता है कि ड्यू डेट के दिन पे पब्लिक हॉलीडे है, तो एक दिन हम पहले ले लेंगे पेमेंट। समझे? आने वाले दिन पे पब्लिक हॉलीडे है, हमें पहले से ही पता है। ओके, तो इसलिए हमने एक दिन पहले पेमेंट लिया। समझ में आई बात? क्लियर है? तो कौन से पब्लिक हॉलीडे अप्रूव है? सिर्फ 2 ही, 15 अगस्त, 26 जनवरी। ओके, नो गणपति, नो दिवाली, नो गुड़ी पड़वा, नथिंग। ओके, सिर्फ 2 ही पब्लिक हॉलीडे अप्रूव है। ओके, 15 अगस्त है, 26 जनवरी। क्लियर है? तो अगर आपका 26 जनवरी आंसर आता है तो पेमेंट एक दिन पहले, 25 जनवरी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ट्राई कीजिए। 5 सितंबर 2016, 3 मंथ्स। ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल है ना। ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। क्या आंसर आया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 5 दिसंबर प्लस 3 दिन, 6, 7 और 8 दिसंबर आंसर आया। पक्का? अरे 9 दिसंबर, ऐसे कैसे? तो इसके लिए ये नोट पढ़िए। इफ द ड्यू डेट फॉर सम रीजन हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑन इमरजेंसी हॉलीडे, द पेमेंट ऑफ बिल must be made on the immediate or next working day। समझ में आया कि 8 दिसंबर को कुछ ऐसी बात हो गई कि इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गया। ओके, अपने देश में बंद वगैरह तो साल में 1-2 बार होते ही है। भारत बंद, महाराष्ट्र बंद, मुंबई बंद, है ना, दिल्ली बंद, तो ऐसे बंद तो साल में 1-2 बार होते ही है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे हुआ कि 8 दिसंबर को ही बंद डिक्लेयर कर दिया। ओके, या फिर जैसे अभी एक कोरोना पीरियड है, तो कोरोना पीरियड में भी बंद है, पूरा वर्किंग सब बंद है। तो जैसे ये इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर होता है तो आपका
पेमेंट नेक्स्ट वर्किंग डे पे जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्किंग डे। क्लियर है? अगर आपका पेमेंट का डेट इमरजेंसी हॉलीडे पे आता है तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे आपको पेमेंट मिलेगा। तो सेम जैसे हमने देखा था ऊपर, सेम वैसे देखते कि अगर आप एज्यूम कीजिए आप 5 सितंबर पे खड़े हैं, तो क्या आप पता कर सकते हो कि 8 दिसंबर को इमरजेंसी हॉलीडे होने वाला है? नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात? 5 सितंबर को आपको पता चल सकता है क्या आने वाले 8 दिसंबर को अपना ड्यू डेट है और उस दिन हॉलीडे होने वाला है? नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अगला दिन लेंगे। समझ में आ रहा है? देखो 12 जून पे हमें पता था कि आने वाले ड्यू डेट पे हॉलीडे है, इसलिए हमने एक दिन पहले लिया। और 5 सितंबर को हमें पता नहीं था कि आने वाले दिन पे हॉलीडे है, तो हम नेक्स्ट वर्किंग डे लेंगे, नेक्स्ट वर्किंग डे। क्लियर है? समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट ट्राई कीजिए। 10 मार्च 2019, 60 डेज, डेज में है ये। ओके, 60 डेज मतलब 2 महीने, ऐसे मत करना। 60 डेज यानी डेज के हिसाब से ही करना है। चलिए ट्राई कीजिए, क्या है आंसर? कमेंट में लिखना है आपका सही है या गलत आ रहा था आंसर, कमेंट में लिख के भेजो मुझे। चलिए 60 डेज, 12 मई 2019, 12 मई 2019 सबका सही आया, यही आंसर। अब ये 60 डेज कैसे कैलकुलेट किए हमने, चलिए देखते हैं। ठीक से देखिए, यहाँ पे वर्किंग नोट दिखा रहा हूं मैं। देखिए 10 मार्च, 10 मार्च। ओके, यहाँ पे लिख दिया हमने पहले 10 मार्च। कितने दिन कंप्लीट करने हैं हमें? 60। तो अंडरलाइन करके यहाँ पे लिख दिया हमने 60। ओके, अब मुझे बताओ मार्च के 10 तारीख को हमने बिल ड्रॉ किया, यानी पहले 10 दिन तो बीत गए मार्च के। ओके, मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। ओके, तो मार्च के पहले 10 दिन तो बीत चुके हैं, अब बाकी कितने हैं? तो 21 डेज अभी भी मार्च के बाकी है। क्लियर है? तो मार्च के हमने पकड़े 21 डेज। अब नेक्स्ट मंथ अप्रैल, अप्रैल 30 दिन का होता है, तो पूरा अप्रैल पकड़ लिया 30 दिन। तो यहां तक टोटल कितना हुआ अप्रैल तक? 30 डेज ऑफ अप्रैल एंड 21 डेज ऑफ मार्च, तो 51 डेज कंप्लीट हो गए। हमें टोटल कितना करना है? 60 डेज का। तो इसका मतलब मई के हम सिर्फ कितने दिन लेंगे? 9 दिन लेंगे, 9 डेज। ओके, मई के सिर्फ हमने 9 दिन लिए, तो यहां तक अपने 60 डेज कंप्लीट होते हैं। तो 9th में प्लस 3 डेज ग्रेस इज इक्वल टू 12th में। समझ में आया? पक्का? देखिए 10 मार्च यानी 10 दिन पहले के बीत गए, तो मार्च के बचे हुए 21 डेज, अप्रैल के 30 डेज और मई के 9 डेज, तो टोटल हो गया 60 डेज। तो 60 डेज हुए मई 9 को, प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा ग्रेस डेज इज इक्वल टू 12th में। क्लियर है? श्योर? और भी एग्जांपल्स है। ओके, देखिए अब यहाँ पे 2 तरीके के बिल होते हैं, आफ्टर डेट और आफ्टर साइट। आफ्टर डेट और आफ्टर साइट क्या होता है? सिंपल सा, दोनों का फर्क है। अब तक जो आपने ड्यू डेट फाइंड किए वो आफ्टर डेट के हिसाब से थे, आफ्टर डेट। तो कैसे पता चलता है आफ्टर डेट कैलकुलेट कैसे करना है? ठीक से सुनिए, आफ्टर डेट का कैलकुलेशन डेट ऑफ बिल से शुरू होता है। ओके, डेट ऑफ बिल से शुरू होता है। समझ में आया? आफ्टर डेट का कैलकुलेशन कहां से शुरू होगा? डेट ऑफ बिल से। मतलब डेट ऑफ बिल 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल से ही हमने दिन गिनने शुरू कर दिए। क्लियर? और आफ्टर साइट में क्या होता है ये देखिए, आफ्टर साइट के कुछ एग्जांपल्स है। वहां पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से हम दिन गिनना शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है? तो डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब ड्रॉवर ने बिल बनाया वो डेट ऑफ बिल, और ड्रॉई ने जो बिल एक्सेप्ट किया उसका डेट अलग हो सकता है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो आफ्टर साइड में क्या होता है कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से हम अपना टेन्योर ऑफ बिल
मेजर करना शुरू करते हैं। क्लियर है? कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो डेट ऑफ बिल अगर हम यहाँ पे लेते हैं 16 अगस्त, डेट ऑफ बिल लिया हमने यहाँ पे 16 अगस्त। ये बिल एक्सेप्ट हुआ ड्रॉई से 20 अगस्त को, 20 अगस्त को। क्लियर है? मतलब 16 तारीख को बिल ड्रॉ किया ड्रॉवर ने, ड्रॉई को भेजा, ड्रॉई ने 1-2 दिन टाइम पास किया, ओके, और 20 अगस्त को एक्सेप्ट करके वो रिटर्न आ गया। तो यहाँ पे अगर वो बिल आफ्टर साइट है तो हम ये जो 4 मंथ कैलकुलेशन है वो कहां से शुरू करेंगे? 20 अगस्त से। क्लियर है? आफ्टर डेट में क्या होता है, हम डेट ऑफ बिल से ही टेन्योर ऑफ बिल कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। अगर वहां पे, ठीक से सुनिए, अगर आफ्टर डेट में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया होगा तो उसका कोई यूज नहीं है, वो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। समझ रहे मेरी बात? अगर आफ्टर डेट में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है तो उसका वहां पे कोई यूज नहीं है, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्लियर है? ओके, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कहां पे काम आएगा? आफ्टर साइड बिल में। क्लियर है? तो देखिए 20 अगस्त, 20 अगस्त से 4 महीना आगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 3 दिन 23 ऑफ दिसंबर। सिंपल है? कुछ डाउट यहाँ तक? पक्का? आगे बढ़े। 9 अप्रैल 2019 जिसका एक्सेप्टेंस हुआ 12 अप्रैल 2019 को, ये भी 4 मंथ्स। तो 12 अप्रैल से 4 मंथ्स लेंगे। पॉज कीजिए, आप ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो और आप ट्राई कीजिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने हुए, और 12 तारीख, 13, 14 और 15 अगस्त। 15 अगस्त को आपका आंसर क्या आना चाहिए? 14 अगस्त। वेरी गुड। अगर जिसका जिसका आंसर सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और लास्ट 23 दिसंबर 2018 जो एक्सेप्ट हुआ 24 दिसंबर 2018 को। ओके, 60 डेज। तो कहां से कैलकुलेशन शुरू करेंगे? 24 दिसंबर से। ओके, कहां से शुरू करेंगे? 24 दिसंबर से। चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा था, सेम ही कैलकुलेशन है, कोई डिफरेंस नहीं। ओके, तो यहाँ पे 24 दिसंबर से हम डेज कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो देखिए 24 दिसंबर, दिसंबर कितने दिन का होता है? 31 ना। तो 24 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी दिसंबर के दिन कितने हैं? तो 7 दिन। ओके, तो यहाँ पे दिसंबर खत्म हुआ। फिर जनवरी में गए, जनवरी के 31 डेज। ओके, हमें टोटल करना है 60, जनवरी के 31 डेज, तो यहां तक हुआ 38 डेज। और फरवरी के 22 दिन, 22 दिन। ओके, 22 डेज, तो टोटल हो गया अपना 60। तो अपने 60 डेज कहां तक कंप्लीट होते हैं? फरवरी 22 तक, प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा, दैट इज 25th ऑफ फरवरी 2019। 25th ऑफ फरवरी 2019। क्लियर है? श्योर? देखिए 24 दिसंबर तक तो अपने डेज कंप्लीट, बचे 7 दिन दिसंबर के, जनवरी के 31 दिन, और बचे फरवरी के 22 डेज। ओके, क्लियर है? अगर यहाँ पे फरवरी पूरा ले लेते हो तो ये 60 के ऊपर चला जाएगा, ये नहीं चलेगा, हमें 60 डेज चाहिए। तो फरवरी के सिर्फ 22 डेज ही हमें रिक्वायर है 60 डेज होने के लिए। क्लियर है? तो 22 फरवरी तक अपने 60 डेज कंप्लीट, प्लस 3 दिन, दैट इज 25th ऑफ फरवरी 2009। क्लियर है? तो आई होप आपका लेक्चर, आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बिल कैसे ड्रॉ किया जाता है, ओके, बिल का फॉर्मेट जो एग्जाम में 100% आएगा, ओके, वो हम देखेंगे। क्लियर है? कब देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।